Hello guys, welcome to Devnagari Discuss. I hope you guys are happy and healthy. And today topic is truth behind art stream scope. तो मुझे लगा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रीम जो है ना यूट्यूब से वीडियो देखकर डिसाइड करते हैं, और उससे भी ज़्यादा जब उस वीडियो के नीचे जब वो कमेंट पढ़ते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स के कि मैंने 90% 10th में लाने के बाद भी मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ किया, मुझे सोसाइटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं स्टूडेंट्स और सोचते हैं कि मुझे भी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो कि ठीक भी है। पर दिक्कत तो इस बात की है कि सोसाइटी ने साइंस को टॉप पर और आर्ट सब्जेक्ट को बॉटम पर नहीं रखा है। ये क्या है, गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने भी कोई गुस्से में आकर ऐसा नहीं किया कि आर्ट सब्जेक्ट को बॉटम पर रखा हो, बल्कि उन्होंने भी प्रॉपर रिसर्च किया होगा उस समय जब भी उन्होंने डिसाइड किया होगा कि स्ट्रीम को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में डिवाइड करना सही है। ठीक वैसे ही जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी उन्होंने जैसे डिसाइड किया है कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर रिसर्च के बाद ही फैसला लिया गया होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेन चीज़ हमें सीखनी है, समझनी है कि सबसे पहली बात कि सोसाइटी का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। आपने कहीं भी प्रोटेस्ट या लोगों को ये बोलते हुए नहीं देखा होगा कि साइंस सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट गलत है, वापस लेना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। मैंने तो नहीं देखा है, और लेकिन आपने ज़रूर ये देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लैंग्वेज के लिए क्राइटेरिया सब है ना, उस पर सोसाइटी ज़रूर नाराज़ है, कुछ सेक्शन ज़रूर नाराज़ है। उस पर मैंने भी न्यूज़ देखा है और आपने भी ज़रूर देखा होगा उस पर न्यूज़, और उस पर लोगों के ओपिनियन भी सुने होंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे। जब स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम चूज़ करने से पहले यूट्यूब पर करियर आफ्टर आर्ट्स स्ट्रीम सर्च करता है तो उसे बताया जाता है कि आप लॉयर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आर्ट्स के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बीए ऑनर्स कर सकते हैं या बीए कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देकर। जब स्टूडेंट्स ये सब ऑप्शन सुनता है ना तो उसे लगता है कि आर्ट स्ट्रीम के साथ वाकई कई चीज़ें कर सकते हैं, ऑप्शन ही ऑप्शन है आर्ट स्ट्रीम चूज़ करने के बाद। लेकिन वो भूल जाता है कि गवर्नमेंट जॉब, लॉयर, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, जर्नलिज्म किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। इन सब कोर्स में स्ट्रीम का बैरियर ही नहीं है, और टीचर बनने के लिए तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर करना पड़ता है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या सच में इन कोर्स में स्ट्रीम का बैरियर नहीं है, या ये जितने भी कोर्स अभी बताए गए मेरे द्वारा, गवर्नमेंट जॉब, लॉयर, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, जर्नलिज्म, ये सारे कोर्स सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब से शुरुआत करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट निकलती है उनको कुछ देखते हैं। तो पहले CHSL का देखते हैं, SSC का CHSL का एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट। उसमें क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं CHSL में क्या मांगा जा रहा है। तो 9.1 में आप देखोगे तो 4 LDC, JSA, PA, SA और DO के लिए कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई बैरियर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, या साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस 12th पास होने चाहिए। लेकिन आप अगर 9.2 में आते हो तो यहाँ आप देखोगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A इन द ऑफिस ऑफ C&AG में 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के साथ जो मैथमेटिक्स के साथ जो पास हुआ स्टूडेंट्स है उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है जॉब की, कि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर इन ऑफिस ऑफ C&AG में भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, वो 9.1 में भी एलिजिबल है और 9.2 में भी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट्स का स्ट्रीम के स्टूडेंट्स 9.2 के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो अब हम और भी देखते हैं। तो अब एक अगला नोटिफिकेशन देखते हैं जॉब का, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन। ठीक है, SSC की तरफ से ये भी कंडक्ट होता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं एजुकेशन का।
तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे 7.1 में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे तो वो आप बीएससी भी कर सकते हो, बीकॉम भी हो सकता है, बीए भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे साथ में, और बाकी जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ एसएससी का एडवर्टाइजमेंट है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये भी एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट होता है, और इसमें हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में हम आ चुके हैं, और अब हम देखते हैं पोस्ट के हिसाब से एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसका। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए क्या है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर ही नहीं सकते, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा और नीचे आओगे तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब हमने एसआई दिल्ली पुलिस में हमने चेक किया था तो वहाँ पे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, ये भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इनको एक एडवांटेज है कि यहाँ पर कोई और स्ट्रीम का स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है वो एसआई के लिए भी एलिजिबल है, और वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब हम देखते हैं एनडीए का एग्जामिनेशन नोटिस, और इसमें हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ गए हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन है। फर्स्ट में देखोगे तो आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो यहाँ पर 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी कोई बैरियर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट्स के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड या सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सेक्शन 2 में आते हो, फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस आ जाती है अब कि 12th क्लास पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई है कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जिसका 10+2 में है ना 10th के बाद, तो साइंस बैकग्राउंड से और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे आर्मी विंग्स के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है, वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है और वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है। तो वो उसके पास 2 एडवांटेज है, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट सिर्फ आर्मी विंग में ही अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने एक वेबसाइट खोला इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स का, और यहाँ पर हम उनके कोर्स पे जाके देखते हैं पेस्ट्री में। तो पेस्ट्री में 18 मंथ का एडवांस डिप्लोमा कोर्स पे चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं हम। तो यहाँ पर तो कोर्स ओवरव्यू एंड प्लान सेक्शन में देखोगे हु कैन एनरोल। तो यहाँ पर आपको देखेगा कि मिनिमम 16 ईयर ऑफ एज और स्टूडेंट मस्ट बी 10th पास्ड इन एनी सर्टिफिकेशन बोर्ड फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है कि ये आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो हमने एक और वेबसाइट देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स का, और इनके कोर्स में जाते हैं। तो यहाँ पर हम उनके एक कोर्स में आते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स में, लेवल 3 का ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे हु कैन एनरोल में, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12th स्टैंडर्ड और फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है कि ये सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट्स के ही लोग करियर बना सकते हैं, इसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट्स के लोग भी करियर बना सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखोगे तो आप लिखा है 10+2, और जब आप नीचे चेक करोगे तो इंग्लिश इनमें मस्ट मांगा गया और साथ में 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ एग्रीगेट परसेंटेज पर ये एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम का बैरियर नहीं है, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। 10+2 में आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्यू में देखते हैं कि एलएलबी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पर कोर्स रिक्वायरमेंट्स में देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से होना चाहिए या किसी भी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और या बराबर होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वो डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी है। बीकॉम और जो बीएससी करते हैं वो स्टूडेंट्स भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एलएलबी के लिए ड्यू में। तो जामिया में देखते हैं कि फैकल्टी ऑफ लॉ में बीए एलएलबी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट को बीए एलएलबी में कोर्स में इनरोल करने के लिए उनका 12th पास होना चाहिए और बराबर होना चाहिए एनी डिसिप्लिन सिक्योरिंग द एग्रीगेट नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का 50% होना से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन ऑल द कोर सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट में, और इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए पुट टुगेदर, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई बैरियर नहीं है स्ट्रीम का कि ये आर्ट्स के लिए, ये कॉमर्स के लिए या साइंस के लिए, यहाँ पे सब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की। तो उसके लिए हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। तो इसमें भी चेक करते हैं कि कौन से कोर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि +2 लेवल का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, 10+2 लेवल का, स्टेट बोर्ड से होना चाहिए या सेंट्रल बोर्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कोई बैरियर नहीं है कि ये आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होना चाहिए जो किसी स्ट्रीम के साथ जुड़ा होता है, उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी 10+2 ही पैटर्न मांग रहा है, वो भी पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि विथ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के साथ ही स्टूडेंट्स पास जो होगा वही इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, इनरोल कर सकता है। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जनरली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो वही इस बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स में के लिए ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर सकता है, और वो बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में भी अप्लाई कर सकता है। एमिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे भी 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 50% के साथ ही, और यहाँ पे मार्क स्कोर इन इंग्लिश एंड 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है मेजर है वो मेन कंपलसरी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये आर्ट स्टूडेंट्स के लिए और ये साइंस के लिए या ये कॉमर्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है जनरली सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं जर्नलिज्म में। तो देखते हैं कि एमिटी यूनिवर्सिटी में इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे 10+2 ही मांगा गया है, और साथ में इंग्लिश मेन है, कंपलसरी होना चाहिए, और साथ में 3 एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ ये कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज को। तो यहाँ पे कोई मिनिमम होना ही चाहिए इतना परसेंटेज, ये कोई नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोस्पेक्टस देखने से पहले एक चीज़ हम नोटिस करते हैं इसमें। तो आप देखोगे कि लिस्ट ए में ऑल लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है कि अरबिक, असमीज़, बंगाली, बोडो, चाइनीज़, और इसी तरीके से उर्दू और तेलुगु, तमिल और जापानीज़। इसी तरीके से आप लिस्ट 2 में तो लिस्ट बी में देखोगे तो सब्जेक्ट इन लिस्ट B1 में तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर अकाउंटेंसी भी है और बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। तो यहाँ पर तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट भी है जिसमें एग्रीकल्चरल और इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स इस टाइप से हैं। और हम अब देखते हैं जर्नलिज्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो हम आ गए BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो कॉम्बिनेशन 1 में आप देखोगे तो इंग्लिश होनी चाहिए लिस्ट ए के साथ, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज का था,
और लिस्ट B1 जो हमने चेक किया था उसमें जो सब्जेक्ट्स थे जो उसमें सारे स्ट्रीम के थे उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होना चाहिए। वो पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है और हिस्ट्री भी हो सकता है या तो फिजिक्स मैथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रीम का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे भी तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो ऑप्शन हमें मिलता है BA भी कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में BA ऑनर्स भी कर सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देते हैं और देखते हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो लिस्ट A के साथ कोई भी लैंग्वेज एक होनी चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स होनी चाहिए और यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिक्स में अपना BA ऑनर्स, और साथ ही एनी 2 सब्जेक्ट्स होना चाहिए लिस्ट B1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम के पास शायद मुश्किल से ही मैथमेटिक्स होता है तो वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कॉमर्स वाले कर सकते हैं और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आप देखते हैं BA ऑनर्स ज्योग्राफी के क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ज्योग्राफी तो आर्ट्स स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी के ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आर्ट्स स्टूडेंट्स को ही मिलेगी और बाकी जो 2 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना मिल पाए यहाँ पर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो लिस्ट A1 में एनी लैंग्वेज हो सकता है, साथ ही 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 होना चाहिए। तो उस B1 में हमने जो चेक किया था तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, मैथ भी था, हिस्ट्री भी था और पॉलिटिकल साइंस भी था, सारे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स थे और साथ ही एनी 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम इधर लिस्ट B1 में से या B2 में से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सब एलिजिबल है, यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, यहाँ पे कॉमर्स का भी है और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे आर्ट्स के साथ क्या होता है कि यहाँ पर और जो 2 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बाकी उनके सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर BCom का भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे BCom ऑनर्स में चेक करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर लिस्ट से कोई भी एक लैंग्वेज, फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और कॉम्बिनेशन 2 में देखोगे तो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। तो ये खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही करते हैं BCom ऑनर्स, यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स उनके पास होगा ही नहीं। तो यहाँ पर BCom में चेक करते हैं, लेकिन BCom में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी मौका होता है कि यहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, फिर एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। तो यहाँ पर वो ज्योग्राफी और साथ ही हिस्ट्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और एनी 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो BCom के लिए आर्ट्स स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी वजह से यहाँ पे भी एलिजिबल हो जा रहे हैं अब। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आप वीडियो देखते हैं कि करियर आफ्टर आर्ट स्ट्रीम, उसमें जो आप देखते हो लॉयर, जर्नलिस्ट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग और गवर्नमेंट जॉब, उसमें सिर्फ आप ही नहीं आपके साथ कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उन कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि ये बहुत से स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होगा, बट ये हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स को जो असमंजस में है और यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और थोड़ा मिसगाइड हो जाते हैं करियर चूज़ करने में। अब इस वीडियो के बाद उनको डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि वो कौन से स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं और किस तरीके का इंटरेस्ट उनको कौन से सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। तो अगर आपको चैनल का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।